नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय मैं पहले करवा चुकी हूँ। अब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय उस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम इनकी कहानी पुरस्कार में क्या घटनाक्रम घटित होता है उसके बारे में जानेंगे इसके पात्रों के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें जो मुख्य पात्र है मधुलिका है, जो कि नायिका के रूप में है। अरुण यहाँ नायक के रूप में है, ये मगध के राजकुमार हैं। और तीसरा जो पात्र है वो है कौशल के महाराज, कौशल नरेश। मधुलिका सिंह मित्र की कन्या है। सिंह मित्र कौशल राज्य की सेना में एक वीर योद्धा की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए इनका इनका विशेष सम्मान है कौशल में। तो आइए इसकी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, कौशल राज्य में प्रत्येक साल एक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है जो कृषि का उत्सव है। उस उत्सव में क्या होता है कि महाराज स्वयं जिस कृषक की भूमि लेते हैं उस पर स्वयं अपने हाथों से हल चलाते हैं, उस भूमि को जोतते हैं और पुरस्कार के रूप में उस भूमि के मालिक को 4 गुना मूल्य दिया जाता है, यानी ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है, ताकि वो भूमि का मालिक अपना जीवन यापन भली प्रकार से कर सके। भविष्य में जो खेत की देखरेख है वो भी उसी के हाथों में रहती है। इस बार विशेष क्या है कि भूमि किसकी है? मधुलिका की। मधुलिका की भूमि चुनी गई है जिस पर महाराज स्वयं हल चलाएंगे और बदले में मधुलिका को धन देंगे। लेकिन मधुलिका महाराज की सहायता करती है उस भूमि की जुताई में। महाराज जब हल चलाते हैं तो मधुलिका उनकी सहायता करती हैं, परंतु वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर महाराज पर ही बिखेर देती हैं। ये देखकर महाराज को क्रोध तो आता है, परंतु वो चुप रह जाते हैं। और मधुलिका से जब मंत्री के द्वारा ये पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा तिरस्कार क्यों किया, तो वो ये बताने का प्रयास करती है कि महाराज को भूमि देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। और लेकिन वो ये मानती हैं कि राज्य की रक्षा का अधिकार तो राज्य की प्रजा को भी होना चाहिए। अर्थात जितना राजा को अपने राज्य से प्रेम है उतना ही प्रेम उसकी प्रजा को भी अपने राज्य से होना चाहिए। इसीलिए वो अपनी भूमि जो कि उसे बहुत अधिक प्यारी है, राष्ट्र जो बहुत प्यारा है, उसका कोई मूल्य नहीं आंकना चाहती, नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो उसके लिए अनमोल है। ये सब घटनाक्रम कौन देख रहा होता है उस समय? अरुण, जो मगध का राजकुमार है, वो सब इन घटनाओं को देख रहा होता है। सब वहां से चले जाते हैं। मधुलिका एकांत में अकेली पेड़ के नीचे बैठी है, अकेली रह जाती है। ऐसे में अरुण आकर उससे प्रेम का निवेदन करता है, लेकिन मधुलिका उस निवेदन को ठुकरा देती है। वो उसे स्वीकार नहीं करती और अरुण वापस चला जाता है। लगभग 3 साल बाद दोबारा से वही घटनाक्रम होता है। मौसम में बदलाव आता है, लेकिन 3 साल बाद बदलाव केवल मौसम में नहीं, मधुलिका में भी आया, क्योंकि मधुलिका उन परिस्थितियों से वो खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। ऐसे में अचानक से बदलाव जो आता है, वर्षा होने वाली है, ओलों की संभावना, ऐसे लगता है कि ओले आएंगे, और तभी कोई अनजान इंसान आकर मधुलिका की जो कुटिया है उसका दरवाजा खटकाता है और मधुलिका देखती है तो वहां पर सामने उसे अरुण दिखाई देता है। अरुण उसे बताता है कि अब वो मगध का राजकुमार नहीं रहा, क्योंकि उसे मगध से निकाल दिया गया है। अब वो अपना एक अलग राज्य स्थापित करना चाहता है और उसमें वो मधुलिका की सहायता प्राप्त करना चाहता है। वो राज्य कौन सा होगा? कौशल का राज्य, क्योंकि अगर मधुलिका चाहे तो अरुण कौशल के राज्य पर अधिकार कर सकता है। अरुण मधुलिका को बताता है कि वो जल्दी से कौशल राज्य पर अधिकार कर लेगा और मधुलिका को रानी बनाएगा, यानी रानी के सिंहासन पर उसे विराजमान करेगा। मधुलिका उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो कौशल नरेश के पास जाकर उनके दुर्ग के समीप लगती जो सैनिक महत्व की भूमि होती है, जो जंगली भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, वो कृषि के लिए उसे मांगती है। मधुलिका कौशल के राजा से कृषि करने के लिए दुर्ग के समीप की भूमि मांगती है।
यानी दुर्ग के समीप लगती जो भूमि होगी, वो भूमि दुर्ग की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्व रखती होगी। उस भूमि को देना राजा के लिए बहुत ज़्यादा आसान कार्य नहीं था। लेकिन मधुलिका के बारे में जब उसे पता चला कि ये सी मित्र की कन्या है और इसी ने अपनी भूमि उसे कृषि के लिए दी थी, कृषि उत्सव में, तो वो उसे भूमि दे देते हैं। अरुण की सेना वहां शिविर बना लेती है, जो दुर्ग के समीप लगती हुई भूमि है उसके पास अरुण की सेना शिविर बना लेती है। और मधुलिका वहां से जब वापस अपनी कुटिया की तरफ जाती है तो उसके मन में अनेक विचार आते हैं। और वो विचार कैसे होते हैं कि वो सी मित्र की कन्या है, तो वो अपने राज्य से कौशल से धोखा कैसे कर सकती है। और इसी विचारों में उलझे हुए वो अपनी कुटिया में ना जाकर दरबार में, राज दरबार में पहुंच जाती है। और वहां जाकर महाराज को अरुण के द्वारा जो बनाया गया उसका जो रचा गया षड्यंत्र है उसके बारे में मधुलिका उसे बताती है। किसे? महाराज को बताती है कि अरुण, वो जो भूमि ली है उसने खेती के लिए, वो खेती के लिए नहीं बल्कि अरुण की सेना के लिए है, जो लगभग 100 सैनिक है। वो वहां अपना शिविर बनाएंगे और मौका मिलते ही अरुण और उसके सैनिक दुर्ग पर हमला कर देंगे। ये बात बताने पर जो कौशल की सेना है वो अरुण को और उसके सैनिकों को गिरफ्तार कर लेती है। और मधुलिका को फिर से सम्मानित करने की बात उठती है कि मधुलिका ने एक बार फिर से, किसी समय में उसके पिता ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी और आज मधुलिका ने अपने देश को, अपने राज्य को एक बार फिर से बचा लिया विद्रोही राजकुमार से। लेकिन अरुणिक जो मधुलिका है वो वहां पर मान सम्मान या धनराशि, जो भी पुरस्कार उसे मिलना है, वो लेने से इनकार कर देती है। अरुण को प्राणदंड दिया जाता है और जब मधुलिका को पुरस्कार देने की बात आती है वो इनकार करते हुए कहती है कि उसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। लेकिन राजा फिर भी उससे जिद करते हैं, या राजा बार बार उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ तो मैं अवश्य दूंगा, मांग लो जो तुम्हें चाहिए। इस पर मधुलिका उनसे प्राणदंड मांगती है और अरुण के समीप जाकर खड़ी हो जाती है। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में जो उद्देश्य निकलकर सामने आया है, या जो इस कहानी का सार है मुख्य रूप से, उसमें प्रेम पर कर्तव्य की विजय और कर्तव्य पर प्रेम की विजय दिखाई देती है। देखिए, जो मधुलिका है वो प्रेम करती है, किससे? अरुण से। लेकिन उसे अपने कौशल राज्य को बचाने का जो कर्तव्य है वो उससे कहीं बड़ा नजर आता है। और इसीलिए वो प्रेम की बजाय कौशल राज्य को बचाने का प्रयास करती है और उसे बचा भी लेती है। लेकिन जब अरुण के प्राणदंड की बात आती है तब वो अपने कर्तव्य को छोड़कर प्रेम के साथ जाकर प्राणदंड मांगती है, उसके पास खड़ी हो जाती है और अरुण के साथ स्वयं भी प्राणदंड मांगती है राजा से पुरस्कार के रूप में। तो यहाँ पर प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय इस कहानी में हमें परिलक्षित होती है या दिखाई देती है। तो ये कहानी है, छोटी सी कहानी है लेकिन पढ़ने में काफी रोचक कहानी है। और जब आप ये वीडियो देखें, इसके साथ आपके पुस्तक में दी हुई कहानी जरूर पढ़ें, क्योंकि कहानी पढ़ोगे तो आपको संवाद और किसने कौन से संवाद कहे हैं ये आप वहीं से कर पाओगे। तो वहां पर कहानी क्योंकि विस्तार से दी होती है, यहाँ पर विस्तार से बताना वीडियो में संभव नहीं है या व्याख्या के तौर पर करवाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ कहानी का सार आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास अवश्य सफल होगा। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।